नमस्कार दोस्तों, आई एम सौरभ वर्मा। आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंटल एनसीईआरटी बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कराने जा रहे हैं। अधिकांशतः सीटेट परीक्षा में इन्हीं एनसीईआरटी बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 9 चैप्टर 13 बसेरा ऊंचाई पर लेह या लद्दाख में स्थित है। लेह को सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट में लद्दाख में कैसी बारिश होती है और यहाँ मौसम कैसा रहता है उसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पर दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान है। दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। झूले झूले का मतलब स्वागत स्वागत होता है। दोस्तों, जब यहाँ लद्दाख में कोई मेहमान आते हैं तब झूले झूले वर्ड बोलकर उसका आदर और सत्कार करते हैं, जिसका मतलब स्वागत स्वागत होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में बताया गया है और कितने मंजिल का होता है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। घर 2 मंजिल पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। उन पर मिट्टी और चूने की पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा, हर तरफ घास फूस पड़ी होती है। लकड़ी की सीढ़ियाँ, नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। मजबूत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगले पॉइंट में चांगथांग इलाके के बारे में बात की गई है। यह इलाका लद्दाख का कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है इसके बारे में बात करेंगे। चांगथांग इलाका यह लद्दाख में स्थित है। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका और पथरीला लद्दाख का हिस्सा है। दोस्तों, अगले पॉइंट में चांगपा ये घुमंतू लोग होते हैं। इनकी ज़रूरत की सामग्री जो है किन जानवरों से प्राप्त होती है इसके बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते। ये लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानी खोज में घूमते रहते हैं। अधिकांशतः लद्दाख में इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन भी इन्हीं जानवरों से मिल जाती है। दोस्तों, चांगपा लोगों की पूंजी क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। भेड़ बकरियां इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतनी ही ऊंचा परिवार का स्तर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। चांगपा लोग जो है वो बकरियां पालते हैं। इनसे पश्मीना ऊन भी प्राप्त होती है। इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, देखते हैं चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बाल से दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। दोस्तों, ये पॉइंट याद रखने के, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है पश्मीना ऊन के बारे में। जितनी ऊंची जगह पर ये बकरियां रहती हैं, इन बकरियों के बाल उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालातों में भी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपना पूरा सामान और घर घोड़ों या याक पर लेकर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना होता है सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये अपना टेंट जो है घर 2.5 घंटे में ही बना लेते हैं। जहाँ ठहरना होता है वहाँ कुछ देर में ही ये अपना टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। अगले पॉइंट में दोस्तों इनके टेंटों को क्या कहा जाता है इसके बारे में बात की गई है। ये लोग अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। यह दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं।
जिसे सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं और गर्म भी। अगले पॉइंट में चांगपा की भाषा जो चांगथांग होती है उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। चांगपा की भाषा चांगथोंग का मतलब ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, दुनिया की मशहूर पश्मीना। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अगले पॉइंट में पश्मीना शाल के बारे में बात की गई है। यह कितनी गर्म होती है, कितने स्वेटर के बराबर गर्म करती है, गर्मी देती है, और ये बकरियां कितनी ऊंचाई पर रहती हैं तब पश्मीना जो है ऊन प्राप्त होती है। आइए देखते हैं। माना जाता है कि एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। इतनी गर्म होती है लेकिन मोटी बिल्कुल भी नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी में बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ने लगते हैं। ये बाल बहुत पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों से नहीं बुना जा सकता। इतनी बुनाई करने के लिए एक खास बुनकर होते हैं। यह बुनकर लगभग 250 घंटे बुनाई करके तब जाकर एक पश्मीना शाल तैयार होती है। दोस्तों पश्मीना शाल को बुनने में एक खास तरह के बुनकर होते हैं और इसको बुनने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है, तब जाकर एक पश्मीना शाल तैयार होती है। अगले पॉइंट में रेबो के बारे में बात की गई है। दोस्तों देखते हैं, रेबो टेंटों को कहते हैं। यहाँ की भाषा टेंटों को रेबो कहते हैं के पास भेड़ बकरियों को रहने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, लेखा की दीवारों को पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाते हैं। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालते हैं और गिनकर चराने के लिए ले जाना और ठीक से वापस लाना वहाँ की औरतों और जवान लड़कियों को रोज का काम है। दोस्तों लेखा से जानवरों को बाहर निकालना और उन्हें चराने के लिए ले जाना वहाँ की लड़कियों और औरतों का कार्य होता है। आगे देखते हैं, श्रीनगर के घर को क्या कहते हैं और इनके घर कितने लंबे और चौड़े बने होते हैं इसके बारे में बताया गया है। श्रीनगर के घर को हाउस बोट कहते हैं। श्रीनगर में हाउस बोट 80 फुट लंबे और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगों पर पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर में डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगों में अलग अलग कमरे बने होते हैं। नोट, हाउस बोट और कई घरों के अंदर एक छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिंगसा पजल जैसा दिखता है। दोस्तों जो खत्म बंद डिजाइन होती है वो जिंगसा पजल जैसी दिखती है। अगले पॉइंट में कश्मीर के घर के बारे में बताया गया है। यहाँ के घर कैसे बने होते हैं, इनकी छतें कैसी होती हैं और इनके घर की डिजाइन कैसी होती है उसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है।
इन घरों की छतें ढलवा होती हैं। अगले पॉइंट में दोस्तों देखते हैं, यहाँ के घरों की खासियत होती है ये जालीदार खिड़कियाँ ये भारत की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। जो ये खिड़कियाँ होती हैं भारत की ओर उभरी हुई होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यहाँ के पुराने घरों की खासियत होती है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों पर एक खास प्रकार की डिजाइन होती है जिसे मेहराब कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार की डिजाइन होती है, इसे मेहराब कहते हैं। अगले पॉइंट में देखते हैं, एक जनजात है बकरवाल, उसके बारे में बात की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट परीक्षा में कई बार पूछा गया है दोस्तों। बकरवाल जनजात के बारे में बात की गई है। इनका ये नाम किसने दिया? 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी कितनी थी, इसके बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर की मैदानी इलाकों में रहने वाले ये लोग बुनियादी तौर से गुर्जर समाज के बड़े और रसूखदार लोग हैं। उनको यह नाम कश्मीरी बोलने वाले विद्वानों ने दिया। मुख्य काम भेड़ बकरी चराना। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इनकी संख्या अच्छी है। भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी बकरवाल जनजातियां पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल की कुल आबादी 12 लाख थी। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर 14, जब धरती कांपी। भूकंप के बारे में बताया गया है कि भूकंप आने पर हमें कहाँ छिपना चाहिए। अहमदाबाद में भूकंप कब आया था और किस शहर में आया था? भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है, इसके बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं। भूकंप आने पर क्या करें? हो सके घर के बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर में या बाहर ना निकल पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़कर रखो ताकि तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने का इंतज़ार करो। अहमदाबाद में भूकंप जनवरी 2001 भुज शहर में आया था। अहमदाबाद में जो भूकंप आया था जनवरी 2001 में भुज शहर में आया था। अगला पॉइंट दोस्तों, रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता का एक गणितीय पैमाना है। अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों, चैप्टर 15। इसमें कुछ खास था नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अगला चैप्टर 16, कौन करेगा यह काम। आगे देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी के करीब साथी महादेव देसाई थे। महादेव देसाई का बेटा नारायण भाई देसाई था। साबरमती आश्रम गुजरात में है। हमारे देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ और यह लागू कब हुआ इसके बारे में बताया गया है। 26 जनवरी 1950 में यह लागू हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, इसे बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अगले पॉइंट में गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था और गांधी जी के पसंदीदा भजन के बारे में बात की गई है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का पसंदीदा भजन गुजराती भाषा में लिखित है। वैष्णव जन तो तेड़े कहिए जे, पीड़ पड़ाई जोड़े रे, पर दुखे अपमान सहे जे, मन अभिमान न आड़े रे। आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, पूरा नाम, मृत्यु, आत्मकथा के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। आत्मकथा, सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। प्रमुख पुस्तकें
हिंद स्वराज, दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। प्रमुख पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछी भी जा चुकी हैं सीटेट की परीक्षा में। हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडियन। दोस्तों यह हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट था। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।